जिसकी अपनी एक अत्यंत सशक्त एवं समृद्ध साहित्यिक विरासत रही है। रामचरितमानस जैसे महान युगांतकारी महाकाव्य की भाषा बनने वाली अवधि की इसी समृद्धि साहित्यिक परंपरा के वर्तमान ध्वजवाहक के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं कुछ मूर्धन्य साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह, श्री अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, श्री सूर्य प्रसाद दीक्षित जी और विदुषी शोभा वाजपेयी जी। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर पधारने और मंचासीन होने का कष्ट करें। मोड पर रखें ताकि चर्चा का हम लोग आनंद ले सकें। विद्याबिंदु सिंह, श्री अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, श्री सूर्य प्रसाद दीक्षित जी और विदुषी डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी मंच पर आ चुके हैं। मंच पर आसीन इन विभूतियों का नाम स्वयं में परिचय है और इसलिए इन्हें किसी अतिरिक्त परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप सभी की प्रतिभा को प्रणाम करते हुए दो पंक्तियां अर्ज करना चाहती हूं कि फिर उनके नाम की तारीफ करे क्या कोई, फिर उनके नाम की क्या तारीफ करे कोई, खुलती है जब जुबां अल्फाज नहीं मिलते। देता है खुद ही उनका हुनर उनका तारुफ, देता है खुद ही उनका हुनर उनका तारुफ, कुछ नाम तारुफ के मोहताज नहीं होते, कुछ नाम तारुफ के मोहताज नहीं होते। तो चलिए आरंभ करते हैं ये सत्र का शीर्षक अवधि का लोक संसार और साहित्य। दोस्तों, अभी अनामिका श्रीवास्तव जी ने अवध में बाजे बधैया के साथ ही इस महाउत्सव का प्रारंभ तो कर ही दिया है। अब एक गंभीर सत्र हम पंचे आपके सामने लेके आए हैं। तो पहले तो जौन ये इतना सुसज्जित मंच हमें दाहिने पे सुसज्जित है वह का प्रणाम करित है और आप सबन का बतावा चाहिए था सबका अभिवादन करे के बाद कि हमें सबसे उधर दाहिने बैठी हैं पद्मश्री विद्याबिंदु सिंह जी। आप सबे जानत हुई हो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से संयुक्त निदेशक के पद से अवकाश प्राप्त है और अवधि के क्षेत्र में उनका जौन काम है वह का वर्णन करब तो फिर यह पूरा सत्र वही में निकल जाए। उनके बगल में और अमरेंद्र भाई के बीच में विराजमान है गुरुवर प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी। ऐसे नक्षत्र हैं और यहाँ बैठा हमका लागत है कौनो ऐसा व्यक्ति ना होई जौन या तो उनके शिष्यन से ना पढ़ी सोई बल्कि उनके जौन गुरु हुई हैं या जौन बैठे हैं उनके गुरुअन के गुरु यहाँ बैठे हैं। तो गुरु पितामह हैं, उनका प्रणाम करित है, स्वागत करित है और आखिर के यह मंच का धन्यवाद करित है। कनक रेखा जी का धन्यवाद करित है, प्रभा खेतान फाउंडेशन का धन्यवाद करित है, आभार व्यक्त करित है कि इतना अच्छा मंच आज सजाइन है अवधि के खातिर। और बात जब आवत है यहाँ बैठे हमें बगल में जौन सुशोभित हैं हमें भाई डॉक्टर अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, तो अयोध्या से लेके और जाने कितने प्रदेशन माई अवधि का डंका बजाइन है। हम कुछ न कहब, कहीं खुद है और आप सब जने जान जाइ हो। तो यह जौन आज मंच सजा है, यह पैनल चर्चा जौन यहाँ हो जा रही है, वास्तव में जौन प्रभा खेतान फाउंडेशन है वही का उद्देश्य यह है कि अपनी भाषा अपने लोग। तो मित्र आपका बताए दे कि जितने यहाँ जाजलुमान नक्षत्र बैठे हैं ये अपने अपने क्षेत्रन के शीर्ष पे हैं और उन सबके बीच में एक खद्योत्सव हमहूँ बैठे हैं। मुला एक चीज़ तो हम सब में कॉमन है, सामान्य है, वह यह है कि हम सबन का एक चीज़ मुफ्त में मिली है और वह है हमार मातृभाषा अवधि। हमारी अम्मा के अचरे में, हमारी अम्मा की गोदी में वह हम पंचन का सहज प्राप्त हो गए। तो यह एक कॉमनैलिटी है, यह एक सामान्य चीज़ है जय की वजह से आज हम यहाँ हिम्मत कर सकें हैं कि इन पंचन के बीच में बैठी, वरना तो आप पंचे जानते हुई हो कि हमका अवधि का बस आहे आवत है और वाह उधा नहीं आवत है। तो बात ज़्यादा बढ़ावे से पहले सीधे सीधे हम कही थे अवधि का लोक संसार और साहित्यिकी के जब चर्चा हुई तो कहब बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई,
जो बिरंच शंकर समोय, चाहे जितना बड़ा विद्वान होए, अगर वही का गुरु न मिली, सही दिशा और दशा न मिली, तो वह अपन ज्ञान अर्जित न कर पाए। तो बिना समय बिताए गुरुवर आदरणीय, परम आदरणीय प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी से निवेदन करित है। प्रश्न का करब सर आपसे, बस निवेदन ही करित है कि अवधि के साहित्य पर और आज के समय में अवधि के साहित्य पर अगर आप कुछ हम पंचन का ज्ञान वर्धन कर सको तो हम पंचन का कुछ भल होई। शोभा जी और सभी मित्रों, सचमुच अवधी भाषा हिंदी की एक बड़ी समृद्ध भाषा है। विडंबना की बात देखिए कि खड़ी बोली, जिसको बोली कहा जाता था, वो आज भाषा हो गई है। और अवधी भाषा, ब्रज भाषा, भोजपुरी भाषा, जिनके साथ भाषा नाम लगा हुआ था, वो बोलियां हो गई हैं। कालचक्र है। जो इतिहास बता रहा है उसके अनुसार अवधी का आविर्भाव लगभग 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके पहले पहले कवि जिनके उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं, सरापाद, जो सिद्ध कवि थे, उनकी रचना देखिए। वो कहते हैं, करुणा छोड़ जो सुन नहीं लागा, नहीं तही पावे उत्तम मागा। यह अपभ्रंश कहाँ से हुई? मार्ग को मागा कह दिया गया है, और उसी तरह से ना तही पावही, अवधि के ही क्रियाएं हैं, अवधि के ही शब्द हैं। प्राचीन हिंदी काव्य जो लिखा गया है, विशेष रूप से मध्यकाल में, उसको भाखा कहा जाता था। तब अवधि शब्द प्रचलित नहीं था। इसकी जगह एक शब्द प्रचलित हुआ था, कोसली भाषा। एक बहुत बड़े अवधि के व्याकरण हुए हैं, उन्होंने उक्त व्यक्ति प्रकरण नाम का एक ग्रंथ लिखा था 13वीं शताब्दी में, और उसमें संस्कृत का व्याकरण दिया था। इसका तात्पर्य है कि अवधि उस समय जन भाषा थी, जन जन को संस्कृत समझाने के लिए अवधि को माध्यम बनाया गया था। इस भाषा के विस्तार बहुत ज़्यादा रहा है। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के ये 24 जिले इससे संबंधित हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, दरभंगा तक, मिथिला तक अवधि का प्रचार होता रहा। नेपाल में, जिसको मधेश क्षेत्र कहते हैं, नेपाल के नीचे की खाड़ी, उसमें अवधि का प्रचार, केवल प्रचार ही नहीं बल्कि वहाँ तो शिक्षा का माध्यम अवधि है। अवधि और मैथिली और भोजपुरी, ये तीनों आरंभिक शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रचलित हैं। इसी तरह विदेशों में आप देखिए, सूरीनाम में, फिजी में बहुत सारे अवधि भाषी हैं। तो इतिहास में बहुत पुराना है। 8वीं 9वीं शताब्दी से इसके संस्कार मिलने शुरू हो जाते हैं, और गोरखनाथ की कविताओं में मूल रूप से अवधि आती है। उसके बाद फिर मुल्ला दाऊद, जो सूफी कवि थे, जिन्होंने महाकाव्य, पहला महाकाव्य चांदनायन नामक महाकाव्य 13वीं शताब्दी में लिखा था, तब से अवधि महाकाव्यों की भाषा बनी। और फिर रामचरितमानस जैसा महाकाव्य इसमें आया, पद्मावत जैसा महाकाव्य इसमें आया। सूफी कवियों ने 13 महाकाव्य लिखे हैं जो अवधि भाषा के माध्यम से प्रचारित हुए। यूँ ही हिंदी साहित्य में जिसको रीति काव्य कहते हैं, उसमें बहुत सारे महाकाव्य। इतना समय नहीं है कि हर एक का नाम लिया जा सके। संकेत रूप में ही कहना पड़ेगा कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अवधि में महाकाव्य बहुत लिखे गए, क्योंकि ये प्रबंधों की भाषा है। ब्रजभाषा मुक्तकों की भाषा रही है, अवधि प्रबंधों की, महाकाव्य और खंडकाव्य की भाषा रही है। इसमें भक्ति काव्य लिखा गया है, इसमें संत साहित्य लिखा गया है। कबीर भोजपुरी और अवधि दोनों के बीच के कवि हैं। वे बनारस में रहे, तो बनारस की जो भाषा है उसको लोग काशिकी भाषा कहते हैं। वो भोजपुरी और अवधि दोनों के मिश्रण से बनी है। उसी तरह से संतों में रैदास को ले लीजिए, मलुकदास को ले लीजिए, धरणीदास, चरणदास, सुब्बादास इत्यादि, इन सब का जो उपदेश परक लेखन हुआ है, इन्होंने दोहे लिखे हैं, जो साखियाँ लिखी हैं, जो पद लिखे हैं, उन सब में अवधि भरी हुई है। सूफी काव्य तो केवल और केवल अवधि में लिखा गया है। चाहे कबीर को, जायसी को देखें, चाहे मंझन को, चाहे कुतुबन को, चाहे नूर मोहम्मद को, और चाहे तमाम अवधि सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। हिंदू प्रेमाख्यान भी लिखे गए हैं, वे भी अवधि में ही आए हैं। और उसी तरह से गीत काव्य की परंपरा, उसी तरह से हास्य व्यंग्य की परंपरा। अवधि भाषा की एक विशेषता यही, इस कविता में एक और प्रबंधात्मकता बहुत ज़्यादा है और दूसरी ओर हास्य व्यंग्य बहुत ज़्यादा है। ये कविता गाँव से जुड़ी रही है, किसानों से जुड़ी रही है, नवजागरण से जुड़ी रही है, प्रकृति चित्रण से जुड़ी रही है,
यानी दैनिक जीवन से जुड़ी रही है। आधुनिक काल में अवधि के 5-6 बड़े महत्वपूर्ण कवि हुए हैं। लोगों को बीच में भ्रम हो गया था कि शायद ये भाषाएं विलीन हो गई, लेकिन विलीन नहीं हुई। ब्रजभाषा काव्य की भाषा बनी रही, उसमें भी अवधि का पुट है, उसको ब्रजावधि शब्द दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास का चाहे आप कवितावली ग्रंथ देखें या गीतावली देखें, उसमें बहुत सारे शब्द हैं जो अवधि के भी हैं और ब्रज के भी हैं। दोनों की एक मिलीजुली काव्य भाषा बनी थी। आधुनिक अवधि में इसका सबसे बड़ा श्रेय बंशीधर शुक्ल, रमई काका, उसी के साथ साथ त्रिलोचन, उसी के साथ मृगेश जी, उसी के साथ साथ हो पारसनाथ भ्रमर, द्वारकानाथ मिश्र, इन बहुत सारे कवियों की परंपरा आप पाएंगे। बंशीधर शुक्ल क्रांतिकारी कवि थे। वो जेल जीवन में ही अवधि की रचना किया करते थे और जागरण के गीत लिखते थे। एक अजीब तरह की भाषा उन्होंने बनाई थी, जो सोवत है सो खोवत है, जो पावत है जो जागत है सो पावत है, ये उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, वतन के फ़कीरों का फेरा हुआ। थोड़ा थोड़ा खड़ी बोली का पुट है और अवधि का पुट है। ऐसे ग्राम्य संस्कृत का जितना बारीक चित्रण उनकी कविता में मिलता है वैसा दुर्लभ है। आज तो वो संस्कृत खो गई है, अगर किसी से उनका अर्थ भी पूछें तो नहीं बता पाएगा। रमई काका मेरा अनुमान है, मेरा अपना मत है कि रामचरितमानस और तुलसीदास के बाद अवधि के सबसे लोकप्रिय कवि रहे। रेडियो से जुड़े हुए उन्होंने इतने प्रकार के गीत लिखे हैं, वो जन जन में गाए जाते रहे हैं। चाहे बुढ़ों का ब्याह हो, चाहे रतौंधी हो, हम आज का चेहरी देख लीन, या हम कहा बड़ा धोखा होएगा, ऐसी रचनाएं जन जन में व्याप्त रहीं और अवधि को लोकप्रिय बनाती रहीं। यही स्थिति गुरु भक्त मृगेश जी की है। जब वो कहते हैं, बड़ा प्रसिद्ध गीत है उनका कि अब करो कविताई बंद बढ़ो जुग बदला, संसार बदल गया है, रुचि बदल गई है, अब कविता बंद कर दो। ऐसे त्रिलोचन की जो अवधि है, ऐसे ही द्वारिका प्रसाद मिश्र ने जो कृष्णायन नामक महाकाव्य लिखा जेल जीवन में रहते हुए, उस समय जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो जेल को उन्होंने नया नाम दिया, कहा कृष्णायन है। कृष्ण जी का जन्म चूँकि जेल में हुआ था, इसलिए कृष्णायन की परंपरा इसे शुरू हो गई। तो एक से एक गीतकार इसके भीतर रहे हैं, एक से एक हास्य और व्यंग्य के लेखक इसमें रहे हैं। और प्रकृति चित्रण तो खासतौर से ऋतुओं का वर्णन, वर्षा का, ग्रीष्म का, शीत का, और जो हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं और उनसे संबंधित जो संस्कृति है, जो गाँव में सुदूर अंचलों में देखी जाती है, उस लोक संस्कृति का वर्णन जितने विस्तार से किया है। दरअसल जर्मन की भाषा रही है अवधि। जनता का जो दुख दर्द है, जो गरीबी है, जो उस समय उत्पीड़न होता था जमींदारी प्रथा के बीच, किसानों के भीतर जो भूखमरी छाई हुई थी, उन सबका इतना दारुण चित्रण, इतनी करुण कथा इन कविताओं में व्याप्त है कि सचमुच उनको पढ़ते सुनते हुए रोमांच हो जाता है, हृदय में संवेदना व्याप्त हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी देन रही अवधि की। उनके अपने अलग छंद हैं, जैसे बरवै छंद ले लीजिए, केवल अवधि में लिखा गया। सोरठा भी अवधि में बहुत लोकप्रिय रहा है। तो उनके अपने अलग काव्य रूप हैं और उन कवियों की एक लंबी परंपरा है जिसके इतिहास को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। उसको पाठ्यक्रमों में, उसको शोध कार्य में, उसको लेखन कार्य में, समीक्षा और ख़ासतौर से संकलन या अप्रकाशित जो पड़े हुए हैं, तो उनको सहेजने की बड़ी आवश्यकता है। एक भाषा की संरक्षा का तात्पर्य है एक संस्कृत की संरक्षा, और बड़ा पुण्य कार्य होगा। आदरणीय, बहुत विस्तार से आपने बताया। हमें मालूम है आप बिंदुअन का छुए है। आप बताओ कि महाकाव्य और प्रबंध काव्य अवधि में बहुत लिखे गए हैं। आप यहो कहो कि नव जागरण से भी जुड़ी रही। तो आदरणीय, जरा गद्य के क्षेत्र में आधुनिक काल में अवधि में का काम बा, बहुत संक्षेप में आप बता दो। अवधि गद्य के भीतर उपन्यास बहुत लिखे गए हैं। सबसे पहला प्रयोग तो रमई काका की है रहे। कलुआ बैल नाम का उनका उपन्यास उस समय स्वतंत्र भारत में धारावाहिक रूप में छपा था। उसके बाद फिर किस्सा सूबेदार पांडे का। आप बहुत अच्छी अवधि बोले रहे, अब बहुत नीक बोले रहे, चले रहा हूँ बीच में बोल रही थे, लेकिन कबो कबो अटकाव पैदा हुआ था। तो उस हिसाब से कहानियाँ बहुत लिखी गई हैं। नाटक में एक मित्र जी और उसके साथ साथ वो जो हमारे प्रसिद्ध अवधि नाटक है, अकेले रमई काका के लगभग 250 रेडियो नाटक जो प्रकाशित नहीं हो पाए दुर्भाग्यवश। लेकिन अगर उनकी ग्रंथावली छप जाए तो आप देखें समसामयिक समस्याओं से जुड़े हुए वो जन प्रबोधन के उद्देश्य से विशेष रूप से
एक सुधारवादी आंदोलन जो चल रहा था, तो नाटक में भी, कहानी में भी, उपन्यास में भी, और अब तो उसमें निबंध भी प्राप्त होते हैं, पत्र लेखन भी दिखाई देता है। लगभग 1 दर्जन पत्रिकाएं अवधि में इस बीच छपी हैं। अवधि और बोली बानी और आखर और जोधैया और बिरवा इत्यादि इत्यादि, भाखा, तो ये सारी पत्रिकाएं इनमें बहुत सारी चल रही हैं। बस समस्या ये है कि इनको यथोचित अनुदान नहीं मिल पाता और प्रकाशकों की ओर से भी प्रोत्साहन नहीं मिलता, विज्ञापन नहीं मिलता। पाठकों में भी अभी उतनी रुचि जागृत नहीं हुई है कि सदस्यता शुल्क भेज करके ग्राहकत्व और उसकी धनराशि बढ़ाएं और इनका संपोषण करें। लेकिन गद्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य चल रहा है। अकेले आपको रेडियो में याद होगा बताशा बुआ का जो कार्यक्रम चलता था हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में, बहुत याद दिलाओ आप, सचमुच स्मरणीय है। घर आंगन की बातें इतनी सघनता के साथ हो, उनका अपना भोगा हुआ यथार्थ था, देखा हुआ जनजीवन, उसको चित्रित करते रहे। आपका टोके में थोड़ा संकोच तो हो ही रहा है जी जी, समय की सीमा है। और साथ में आप जैसा बात की हो कि वाचिक परंपरा, आप रेडियो की बात की हो ना, तो अवधि साहित्य लोकगीतन में अब बहुत अच्छे से संग्रहित है। एक का उदाहरण अब अनामिका श्रीवास्तव जी बतकही में लगी हैं, मुला प्रस्तुत करके गई हैं। वो आपो रेडियो के बात कर दियो तो हमें सम्मुख पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह बैठी हैं। इनका का कही, इनकी वाणी रसवती है और इनकी क्रिया श्रमवती है और इतनी सरल स्वभाव की हैं, मगर ये लोकगीतन में इतना काम की हैं, इतना काम की हैं कि वर्णन करब मुश्किल है। दीदी आप संस्कार गीतन में भी काम की हो है, अब श्रम गीत सुनावागा, श्रम गीतन में भी काम की हो। और जैसा कि प्रभाव खेतान फाउंडेशन का टैग लाइन है कि कर्म ही जीवन है, तो दीदी श्रम गीतन के बारे में और जाति गीतन के बारे में हमारा बड़ी नीश ऑडियंस है, बड़े ये लोग प्रबुद्ध लोग हैं, इनका थोड़ा आप आलोकित करो ये बारे में। सभी को प्रणाम। बहुत बढ़िया अवधि बोलत है, मन कहत बा लेकिन अवधि बोले में ज़्यादा समय लग जाए, इसलिए हिंदी में बात करो। और हिंदी अवधि अलग नहीं है। आप श्रम गीतन के बात की, लोकगीतन के तमाम प्रकार हैं, जितने विविध प्रकार हैं उनमें जैसे संस्कार गीत है, श्रम गीत है, ऋतु गीत है, व्रत पर्व त्योहारों के गीत हैं। इनमें श्रम गीत अब सबसे ज़्यादा लुप्त होते हैं, कहें से कि सब काम मशीन से होने लगा। पहले काम कर चक्की ख़त्म हो गई, चक्की चलाती थी औरतें, तो उसकी धुन भी बड़ी मार्मिक थी, बड़ी विलंबित लय में वो चक्की गीत। निर्वाही ख़त्म हो गई गीत, क्योंकि मशीनों से अब घास पात निकलने लगे। निर्वाही गीत, रोपनी गीत, कहारों के गीत रहें जब पालकी ढोते समय गावत रहें, धोबियन के गीत रहें जो कपड़ा धोत गावत रहें, मालियन के गीत रहें। ये जाति गीत और श्रम गीत लगभग मिलते जुलते हैं। विभिन्न भिन्न जातियाँ जो हैं, जैसे जाति, जिस जाति का जो काम होता है वो काम करते समय गावत रहें। श्रम का थकान दूर करने के लिए और श्रम को आनंद देवे के लिए ये परंपरा रही है। जैसे चक्की के गीत जब गावत रही औरतें, तो एक फेरा जब घूमें ओकरे बाद रुक जाएं। वो धुन आप सुनिए जरा। उड़त मैं देखा प्रेम चिरैया, उड़ी के बैठे सरसो डरिया हो राम। आवत देखो मैं दुई रे सिपहिया, एक गुरहर एक सांवर हो राम। इतनी विलंबित लय में, और प्रायः जब कौशल्या की जो राम के बन जाने के बाद जो वेदना रही, वो श्रम गीतों में बहुत ज़्यादा गाती जाती हैं, रोती जाती हैं, आप सुनने वाले भी रोने लगते हैं। तो ये जो सांस लेने के लिए एक फेरा चलने के बाद रुक जाते हैं, फिर दूसरी फेरा चला तो फिर, और दो स्त्रियां चक्की पीसत रही साथ साथ, कभी कभी अकेले, तो दुई गाँवें
या एक गांव है। इसी तरह जो भी ये बहुत सारे जो सीला बीनने जाएं उसमें भी, और कटनी के गीत, खलिहान में भी जब बैल चलते थे, दमरी चलत रही तो ओकरे साथे साथे गीत गावा जाए। पुरुषों के गीत, कोल्हुई के गीत हैं जो कोल्हू चलते समय कुल्हार के गाए जाते थे। ये सारी मशीनों से अब काम होने लगा, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रहार इस पर हुआ है कि ये लोकगीत समाप्त हो गए हैं। और मैंने सबका संकलन कर लिया है। जहाँ तक मेरे अपने क्षेत्र का, अपने अवध क्षेत्र का, इनके पाठ भी अलग अलग हैं, उनका भी संकलन अलग अलग होना चाहिए, कहाँ कहाँ पाठ भेद है। और इन धुनों को भी मैंने कोशिश की स्वरलिपि बनवा दी है। मेरी एक पुस्तक है, उसमें ये सारी स्वरलिपियाँ हर धुन की हैं। रेडियो और इसके मीडिया के माध्यम से जब धुनों में आकर्षक बनाने के लिए बहुत सारे परिवर्तन हुए, तो उसको भी ये देखना पड़ेगा कहीं मनोरंजन के में हमारी मूल धुनें खो न जाएं, इसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत सही दीदी, आप बताओ। जब आप अवधि में बताते रहो तो बहुत नीक लागत रहा, और जब गायो तो बताया नहीं सही कितना नीक लागत रहा। आप सही कह रहे हो कि चूंकि वही सब काम काज आजकल बंद हो गए हैं, तो वही गीतों धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग उनका संकलन कर रहे हो, और संकलन के साथ साथ उनकी धुनें भी संकलित कर रहे हो, तो बड़ा नेक काम दीदी कर रहे हो, ताकि आज की पीढ़ी का वैसे जोड़ा जा सके। दोस्त, हम लोगन के बीच में एक जने बैठे, उनके लिए कहा चाहे कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। ऐसा होत कि जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो दिन में तो अध्यापन करत हैं, और रात में उनका अध्ययन करक पड़त है। अध्ययन काहे करक पड़त है? एक तो लड़कवन का, स्टूडेंटन का पढ़ावे खातिर, और दूसर वैसे ज़्यादा शोध के लिए, रिसर्च के लिए। तो ऐसे ने एक बहुत बड़े भाषाविद हमारे बगल में बैठे हैं, डॉक्टर अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी। इस दिन में तो विश्वविद्यालय में पढ़ावत हैं, और रात में बिचराऊ अपन कबो लेखन करत हैं, कबो शोध का कार्य करत हैं, और अवधी भाषा के लिए इतना काम कीन है, इतना काम कीन है कि हम अगर बोलब तो समझ लो वो टाइम वहीं में लग जाए, समय वहीं में बीत जाए। यही अपने मुख से बताइए कितने नीक, कितने संकलन कीन है अवधी भाषा के, कितने लेखकन का, कवियन का ये आगे बढ़ाइन है। तो डॉक्टर अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी, आपका प्रभा खेतान फाउंडेशन के मंच पे और श्री सीमेंट की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपने मंच के बारे में आप स्वयं बताओ, तो हमारे पाठकन का, श्रोताओं का बहुत अच्छा लगी, दर्शकन का ज़्यादा अच्छी वैसे रुचि उत्पन्न हुई अवधी भाषा के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मंच आपका दे रहे हैं। धन्यवाद शोभा जी। हमारा आवाज़ जा गया है ना सबके? अच्छा, हमें लगा था ज़्यादा नज़दीक से। आप तो ठीक है ना? ठीक है, थोड़ा दूर करके बोलो। धन्यवाद आप सबके, प्रभा खेतान फाउंडेशन के, कि हमें अवधि के ताई मौका दीनगा कि हम अपन बात रखी। और 2013 से कनक रेखा चौहान जी लखनऊ लिटरेरी फेस्टिवल 13 में भा रहा, तब वो अवधि के ताई हमें बुलाए रहीं। तब हम दिल्ली में रहन हैं, और तब से लगभग 2023 10 साल से लखनऊ में गाहे वगाहे मौका लागत है, आए के कुछ न कुछ बोला करी थे। कबो सीध बोली थे, कबो फोकाही बोली थे। तो जौन जौन जैसे हो पावो थे अपन बात रखी जात है। जहाँ तक आप कहें कि काम कहे है तो अपने मुँह ते आपन करनी, तो काव बताइयो का। तो बस यही कहा कि अवधि के जौन आधुनिक काल में आई के, ये तो सब बात ठीक है कि अवधि का बहुत अच्छा इतिहास है, बहुत अच्छा उद्भव है, बहुत अच्छा विकास है। हमरे पास तुलसीदास हैं, हमरे पास राम जी का संस्कृति है, सब कुछ बड़ा नीक नीक है। लेकिन आज कहाँ हन हम, आज वह चीज़ का हम कहाँ कितना रख पाई तहन। आज हमारे सामने चुनौती ये है। मंच पर हमारे साथ हमारा सौभाग्य है कि विद्या बिंदु जी हैं, सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, आप लोगन के मौजूदगी अवधि के एक सशक्त परंपरा के हमारे सामने स्पंदित मौजूदगी है। अब वह मौजूदगी में हम
कितना वो के उपयोग करके नई पीढ़ी का जोड़ सकी तान, ई हमरे सामने आधुनिकता के चुनौती है। वही चुनौती के ध्यान में रख के हम कोशिश कहन कि इंटरनेट के समय आएगा, सोशल मीडिया के समय आएगा, तो हम ये प्रयास करी कि लोग सोशल मीडिया के जरिए जुड़ें। और हमें आपन ये सोचब है कि सोशल मीडिया के आए से लोक भाषा के क्षेत्र में, जैसा कि अभय दीक्षित जी कहिन कि लोक भाषा का प्रकाशन के स्तर पर प्रोत्साहन नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है। वह का खरीदे के पढ़े के तो जौन लेखक हैं वह नहीं सामने होते, लेकिन सोशल मीडिया आए के बाद एक ऐसा मौका आवा कि हम ऑडियो या वीडियो या यही रूपन में अपनी बात ले आई और वो लोगन तक पहुंच जाए। तो जौन पहले किताब छपत नहीं रही, छपी जात रही तो कुछ सैकड़ा लोगन तक जात रही। ये आज एक क्रांतिकारी स्थिति है कि एक ऑडियो एक वीडियो आवत है और वो मिलियंस में चला जात है, वो लाखन लाख तक चला जाता है। अब थोड़ी देर पहले अनामिका श्रीवास्तव जी कहिन रंजना अग्रहरी जी के एक गीत गाए और शायद अशोक अज्ञानी जी के लिखे एक गीत का हवाला दे के कहिन कि वो बहुत वायरल भवा। तो वायरल काहे भवा? पहले के समय रहा तो वायरल ना हो पावत कोनो गीत, किताब छपत न छपत धरा रह जात, बहुत सा साहित्य खत्म होगा, नहीं आ पावा। ये आज के समय हमारा सौभाग्य है कि सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, बहुत कुछ सामने आ जाता है यह रूप में कि वह हम उसे जुड़ सकी, लोगन तक बढ़ाए सकी। काव करे का शेयर करे का है, लेकिन जब हमारे अंदर ही चेतना हो जाए हमार भाषा है, हमें एका शेयर करे के चाहिए, बढ़ावे के चाहिए, तब हम ओका बढ़ाओ। तो हमारे सामने ही चुनौती रही कि आज के समय में अवधी भाषा का कैसे बढ़ावा जाए। वही काम हमसे जौन थोड़ा बहुत बन पड़ा कि हन। तो आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम तो बता दो भैया। जी जी हाँ ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल के नाम है अवधी के अर्घान और यह पत्रिका के नाम है अवध.org, वो का URL है। और ये अवधि के पहली पत्रिका है जेका ISSN नंबर मिला है, पहली पत्रिका ऑनलाइन पे। एकरे अलावा 2-4 विदेशी यूनिवर्सिटीज में ये रिसोर्स वेबसाइट के रूप में है। अब ही थोड़ा सा वो पे काम चलता है और कोरोना में थोड़ा हम व्यक्तिगत तौर पे पारिवारिक तौर पे समस्या से गुजरन तो 2-2.5 साल से बहुत सक्रिय नहीं हो पाएन। ये बहुत समय बाद पहला मौका आया कि अवधिक लेके हम आवाहन और आप लोग सुधी दर्शकन के बीच में हमें सौभाग्य मिला है। दोस्त लोग, आप लोगों का ये अंदाजा तो लगेगा हुई कि डॉक्टर अमरेंद्र त्रिपाठी जी कितना काम कर रहे हैं अवधि शोध में। और वह रानू नियाल यहाँ उपस्थित हो गए, उनका देख के हमका याद आएगा कि एक दिन आप कहो रहे कि तुलसीदास जी अवधि का असंभव कह दिन। तो हमें अंग्रेजी साहित्य में भी T.S. इलियट साहब कहें कि शेक्सपियर में ड्रामा इम्पॉसिबल। तो का आपका सच्ची में लगा थे कि तुलसी जी इतना उत्कृष्ट साहित्य रच दिन कि अवधि इम्पॉसिबल हो गया, अवधि में अब रचना करब संभव नहीं ना। फिराक गोरखपुरी एक बड़ी अच्छी बात कहत रहे कि हम कौनो कवि का हरगिज दो ही बात कहत रहे, इतनी क्रेडिट नहीं दीत कि वो भाषा बनावत है नंबर 1, और नंबर 2 बात वैसे भाषा अगर बनावत नहीं तो वैसे भाषा खत्मो नहीं हो सकत। तो कौनो कवि हाँ एक खास रुचि के तहत ही हो सकत है, हम कौनो कवि का बहुत ज़्यादा हाथों हाथ ली ओके कारण हो सकत है। जैसे तुलसीदास के संदर्भ में धार्मिक कारण है, आज हर जगह अखंड रामायण होता है, पढ़ा जाता है, लेकिन जन रुचि बदलत है तो दूसरे तरीके के साहित्य और दूसरे तरीके के रचनाकार का महत्व मिलेकर शुरू हो जाते हैं। तो जन रुचि जैसे जैसे बदलत है दूसरे तरह के साहित्य दूसरे तरह के रचना भी अब आवत है। जहाँ तक बात ये है कि वह बहुत उच्च शिखर तक तुलसीदास ले गए और बाद के लोग नहीं। अभी दीक्षित जी ही बताइन आधुनिक काल में एक जिक्र हुए रहा बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस हैं, वह जैसे जौन उनके जौन कविता संग्रह रहा वह समय वह भूमिका निराला जी लिखे रहे और वो आज़ादी के पहले आवा रहा, बहुत महत्वपूर्ण कवि। वह भय रमई काका भय, बंशीधर शुक्ल भय, फैजाबाद में आचार्य विश्वनाथ पाठक सर्वमंगला जस महाकाव्य लिखिन। ओकरे अलावा बाराबंकी में मृगेश जी हैं, चाहलारी नरेश। एकरे अलावा और बहुत कवि, एक भ्रमर जी हैं, सरल जी हैं,
और एक लंबी परंपरा है, बेकल उत्साही हैं, रफ़ीक शादानी हैं, अनेक कवि हैं और जिनके वजह से हम कह सकते थे कि भाषा ख़त्म नहीं है। हाल फिलहाल के 2 दशक के अगर सबसे चर्चित कवि है तो वो रफ़ीक शादानी है और यूट्यूब पे आप वीडियो डाल के देख डालें कितना वो है। तो देखा है आप उनकी कविताओं के संकलनों का हो हजारों की संपादन किए हो ना, बहुत हाँ। कल हमका भेजिन रहा है महमूद मेहदी साहब, तो हम आपको फॉरवर्ड किया रहा है। दीदी आपसे एक जानकारी लेवा चाहिए थे, जैसे कि भाई अमरेंद्र जी कहें कि आजकल की जो जनरेशन है, जेन एक्स है, जेन वाई है और जो अल्फ़ा जो इंटरनेट पे वाईफाई में ज़्यादा विश्वास रखत है, तो आप कैसे देखती हो कि यह जो हमारे आजकल की पीढ़ी है वह अवधि से कौनी तरह जुड़ी रही? दीदी माइक ले। समय के साथ भाषा हमेशा चली है और अवधि भी चल रही है। आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से प्रचार तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो बारीकियां हैं जिसको बच्चे गूगल के माध्यम सीख रहे हैं, गूगल में बहुत सारी भ्रामक जानकारियां भी हैं, क्योंकि जो गूगल में सामग्री दी गई है वो कहाँ कहाँ से ली गई, कहाँ क्या प्रमाण है ये नहीं है। इसलिए केवल उस पर भरोसा न करें, बच्चे अपनी लोक परंपरा में जाएं, वहाँ सीधे सीधे संवाद करें, सीधे सीधे उनसे सुने और तब जो वो सीखेंगे वो ज़्यादा प्रामाणिक होगी, ज़्यादा उसमें रस होगा, ज़्यादा उसमें संवेदना होगी, क्योंकि इनकी मूल संवेदना प्रकृति के प्रति है, लोक के प्रति है। जैसे अभी वो बिटिया गा रही थी गाना, सोहर जो सुनाया, उसमें आखिर में वो तेवैया का है ना कि गंगा कहती है जाओ तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन आखिर की लाइनें जल्दी हमारी छूट गई हैं। वो कहती है कि मैया देहु भगीरथ पूत जगत जस गाँव है। ये जो लोक मंगल भाव था, सबके लिए मांगने का भाव था, वो लोक मंगल भाव जब व्यक्ति से व्यक्ति को सुनेगा तब वो उसका आकर्षण ज़्यादा। मशीनों के माध्यम से वो संवेदना हम उतनी नहीं पकड़ पाएंगे जो हमारी दादी नानी कहती थी, या हमारी जो गाने वाली बहनें हैं वो जब बात करें बच्चे उससे संवाद स्थापित करें, जो नहीं समझ में आ रहा पूछें। दोनों में बारीकियां जो हैं, जो लचीलापन है, बड़े बड़े नाम भी जुड़ जाते हैं, गाने लगती हैं शादी ब्याह में सबका नाम, बड़े गांव का नाम, तो लय में पकड़ लेते हैं उसको। तो ये जो कच्चापन है, हरे बांस की टहनी जैसा, जो पानी जैसी तरलता है, जितना आकार मिलेगा उसमें वो समा जाएगी। ये जब हम अपने लोक से जुड़ेंगे तभी वो मिल पाएगा। दीदी आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोकगीतन में जौन समावेशी भाव है, हाँ वो जोड़क है जी। लेकिन भाई हम थोड़ा पानी पी रहे हैं। भाई ने जो बात कही कि प्रकाशक नहीं मिल रहे हैं, तो प्रकाशन के लिए वह उद्देश्य से जौन है सोशल मीडिया आज हमारे पास उपलब्ध है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम पंचे वही में डाल सकी थे कि अगर प्रकाशकन का इंतज़ार नहीं करे कि यहाँ 2 कवित्री अवधि की बैठी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कवित्री हैं, मेरी बहनें हैं, अनुजा हैं, इन लोगन का प्रकाशकन की ज़रूरत नहीं पड़त, ये सीधे सीधे अपने गीत गाती हैं और सोशल मीडिया में डाल देती हैं और हज़ारन की संख्या में लोग इनका जान, तो वह एक जौन प्लेटफॉर्म मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से जी, वह प्रकाशकन का मुंह नहीं देखा अवधि के। लेकिन आपकी बात एकदम 100% सच है कि जाति गीत के माध्यम से, संस्कार गीतन के माध्यम से जौन हर आय वर्ग, हर आयु वर्ग और हर समाज के व्यक्ति वैसे जुड़ जाते रहे, वह जौन है वह नहीं मिल रहा जब तक कि हम लोक गीतन से न जुड़ब। उसमें देखिए शिक्षा देने का एक जो अनौपचारिक माध्यम रहे गीत, आज सेक्स एजुकेशन पर बात हो रही है, बच्चों को देना चाहिए शिक्षा, काम शिक्षा। उस समय नकटौरा जो होता था उसमें सारा वो नाटक के माध्यम से, वहाँ छोटी बच्चियाँ भी बैठती हैं, छोटे बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, जब युवा युवक युवतियाँ भी बैठे हैं, वो सब सीखते थे विवाह का उद्देश्य क्या है, काम क्या है, संतान क्या है, वो सारा पूरा प्रहसन पूरा जो है वो सामने उनके खेला जाता था और वो सबके साथ बैठ के सीखते थे। तो ये जो देने का भाव, जैसे चरणामृत कथा हुई तो सबको बांट के तब खाओ, ये जो देने का भाव था
वो जो हमारी आज की संस्कृति में चुकता जा रहा है, उसको देने के लिए अपनी परंपरा से, अपने उन कथाओं से, हर कथा के गीत, सबके साथ पूजा होती थी, अकेले कोई पूजा नहीं, सामूहिकता की भावना जो थी, जो कुटुंब भाव था, वो आज सब लोग अपने अपने घरों में चित्र भी नहीं बनाते, बाजार से आ गया, लगा दिया, पूजा हो गई। तो ये जो कला थी, लोग कला बनाने की, छोटी छोटी बच्चियां सिखाई जाती थी कि ऐसे बनाओ इस व्रत का, वो सारी चीज़ें लुप्त हो रही हैं, इनकी ओर ध्यान देने तो दीदी आपका कहे का मतलब यह है कि भाषा से संस्कृति का जुड़ाव रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप आज अवधि की भौगोलिक स्थिति कहाँ तक पावत हो? और भौगोलिक स्थिति का अगर हम बात करी तो दो ही क्षेत्र बनाए दिन का है। भौगोलिक बात करी तो भूगोल का तो निश्चित करे के तरीका हुआ थे, हम पहाड़ से निश्चित करी थे, नदी से निश्चित करी थे। तो जौन गंगा और सरयू के बीच का अगर इलाका देख लियो उत्तर प्रदेश में, तो वो जौन है अवधि क्षेत्र है। अब अगर जनपदन के राजनैतिक दृष्टि से बात करो, वर्गीकरण जौन है, तो पूर्वी और पश्चिमी नाम से दो ही जौन है विभाजन है। वमन पूर्वी इलाका जौन आवत है वो अयोध्या है, और वकरे बगल अंबेडकर नगर जौन की मिश्रित है थोड़ा सा, फिर वही गोंडा है, बहराइच है, उधर सुल्तानपुर है, फिर इधर आ जाओ तो वकरे बगल प्रतापगढ़ आई जे। तो यह तरीके से जनपद हैं, और भी जनपद हो जे। मिर्ज़ापुर है तो मिश्रित क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहाँ पावत हो आप? भौगोलिक सीमा नहीं होती। जी जी बिल्कुल। भाषा पूरे विश्व में अवधि है आज। रामचरितमानस के कुएं माध्यम से ले जाओ से चाहे पूरे इधर विश्व में, मॉरिशस में लोग भोजपुरी की बात करते हैं, भोजपुरी जो जी, वहाँ पर मॉरिशस, क्रेओल सूरीनाम, भाषा सूरीनाम जो में, है, वो गिरमिटिया भाषा के रूप में सारे भारत से लोग गए थे, सबकी भाषाओं का मिला जुला रूप, उसमें भी अवधि ही बोलते हैं। मैं वहाँ 3 बार गई और मुझे लगा कि इसमें अधिकांश 50% से ज़्यादा शब्द अवधि के थे, और जो संस्कृत से सीधे आए हैं ये शब्द, है ना। और लोक में गीतों के माध्यम से, कथाओं के भाई माध्यम को से दीदी गए हम हैं। वहीं ले जा रहे थे। जी, और जहाँ जहाँ हमारे संत गए, संतों की भाषा है। कबीर क्यों खिचड़ी भाषा कहते हैं? क्योंकि वो जानते थे, समाज की नस पहचानते थे कि जो भाषा हम लिखें कि सबके मन में उतरे। आज तुलसी पूरा कंठस्थ है, अनपढ़ आदमी भी तुलसी की चौपाइयाँ याद रखता है, हर बात में तुलसी को उदाहरण देता है। क्यों? क्योंकि भाषा की सरलता और जो सहजता है, जो उसकी सौम्यता है, जो उसका लचीलापन है, जो उसकी मार्मिकता है, वो खींचती है। दीदी आपकी बात 100% सच है, लेकिन आज भी हम अवधि बोलने में शर्माते हैं। काहे शर्मा रहे हैं हम बच्चे? अवधि काहे नहीं बोलना? बंगाली बंगाली बोले में नहीं शर्मात, पंजाबी पंजाबी बोले में भाई अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन अवधि बोले में सब शर्माते। वही का गाँव गवई की भाषा कहा, तो यह भ्रम कैसे टूटी या मिथ कैसे तोड़ी जाए? आप भाई इसका कुछ बताओ। अच्छा ठीक है। हाँ, वो इलाका वाले बात में बस एक बात और जोड़ दिए कि जो नेपाल है वहाँ में जो कपिलवस्तु पट्टी है वहाँ पूरी अवधि है। और जैसा कि दीक्षित जी बताएं कि हुआ प्राथमिक शिक्षा के माध्यम है, अब तो 8वीं तक के माध्यम है, अब तो 9वीं और 10वीं में भाषा के रूप में अवधि पेपर के बात होती है। अब जो आप सवाल किहन की नई पीढ़ी का है शर्मात यह है बोले से, कौनो भी पीढ़ी अपने जौन बड़ी पीढ़ी हो वही से तो सीखत है। तो नई पीढ़ी का दोष दिए से पहले वो करे ठीक, पहले 50 साल वाली, 60 साल वाली, 70 साल वाली पीढ़ी से सवाल की जाए कि वो काहे नहीं सिखाएं नई पीढ़ी। सही कह। और काहे नहीं खुल के बोल रहा, काहे वे का संकोच आ रहा है? तो वह का दोष यहाँ है कि जब गिटार सिखाए वाला स्कूल खुले तो आप ये ना सोचे हैं कि पढ़े तो गिटार न सीख पाए, आप भेजे हैं गिटार सीखे, और डांस वाला स्कूल सीखे जो ना पढ़ाई हैं अपने लड़कन का। लेकिन अगर केहू भाषा शिक्षण का स्कूल खोल दे, अवधि सिखाए गए, तो वहाँ केहू न पढ़े अपन बच्चा। ये समस्या है कि हम नई पीढ़ी का ये सोच दे पावे में जो ना फेल हो गए, विफल हो गए कि नहीं तोहार भाषा है और तोहार मातृभाषा है, और यह का छोड़ के तू सभ्य न होबो, यह का लय के सभ्य होबो। तो जे अवधि छोड़ के हिंदी छोड़, इस कलू हिंदी छोड़ के अंग्रेजी पकड़े। देखिए तो ये प्रवासी भारतीयन के जो हमारे गए हैं, अब वही नो अपने घर में अपने लड़कन से अवधियाँ बोलत हैं, जो अपने क्षेत्र के जो भोजपुरी गए हैं भोजपुरी में बोलत हैं। तो ये गौरव बोध इसलिए उनके मन में है, भले ही अंग्रेजी और फ्रेंच सब बच्चे इस्तेमाल करते हैं वहाँ, लेकिन जब घर में बतियाओ थे तो कई शब्द ऐसे हैं जो यहाँ नहीं बोलते लोग। आजी, आप सही कहो, हम गए तो कहीं आजी, तो हम कहे कि यहाँ आजी है, हमारे यहाँ आजी पोताम का आजिन का हाथ है। हाँ, तो आजी शब्द जो है ये आर्या शब्द से बना है, नागर जी बताए थे जी। आर्या से
जा हो गया उसका, और उसका स्त्रीलिंग आर्या जो है आजी शब्द है। तो यही सारे शब्द जो है हमारे भीतर जो गौरवबोध हमारे पुरखे जो बोलते थे, तो लगता था कि उनसे हम जुड़ रहे हैं, अपनी भाषा के माध्यम से अपने पूर्वजों से जुड़ रहे हैं, उनकी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। ये गौरवबोध जगेगा जब, तब बच्चे बोलेंगे। हमारे यहाँ सब लोग गांव में भी जो है, अब बाहर से जो आए तो अपनी भाषा में नहीं बोलते, उनको लगता है कि हम हीन भावना की ग्रस्त हैं। तो ये हीन भावना दूर करने की जरूरत है। हीन भावना इसलिए आई है कि जौन एलीट लोग हैं समाज के, जौन संभ्रांत लोग हैं, बाकी लोग तो समाज के जौन निचले वर्ग के और सब लोग हैं वही करिए जौन एलीट लोगन का देखिए हैं। तो अवध का एलीट अपने भाषा से सबसे ज़्यादा कटा एलीट है, ये सबसे बड़ी समस्या। भोजपुरी एलीट इतना कटा नहीं ना, अब तो राजस्थानियों में चेतना आवतिया है, लेकिन अवधी एलीट मातृभाषा के रूप में अवधी का वह के पहचान जो है रखे से अपने आप के गुरेज करत है। जब एलीट कट जाए तो नई जो जनरेशन होती है वो कैसे जुड़े, नई पीढ़ी कैसे जुड़े? बिल्कुल आप सही कहो। वास्तव में जो हम लोगन से पहले की पीढ़ी है उनका दिमाग में यह रहा कि बच्चा अगर अंग्रेज़ी पढ़ी तो वहीं वह पढ़ा लिखा है, वरना वह पढ़ा लिखा नहीं ना। और ये जो प्रभा खेतान फाउंडेशन का उद्देश्य यह आए कि हम घर में जौन बोली बोली थे, माँ की गोदी में जौन बोली बोली थे, माँ के अचरे में जौन बोली सीखा है, सबसे ज़्यादा प्रेम अगर हम अपनी माँ से करी थे तो अपनी मातृभाषा से भी करी थे। बाकी घर से निकल के बाहर हम हिंदी बोली थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके हम अंग्रेजी में प्रोफिशिएंसी हासिल करते, वह अलग चीज़ है। तो अपने अंदर अगर गौरव उत्पन्न करे के सामने हमारी नीरजा बहनी बैठी है, ये कनाडा में है, मगर ये अपने बच्चन से अवधिन बोलती हैं, अवधिन में रचना करती हैं। तो भाई ऐसा नहीं ना कि सारे इलीट जौन है वो अवधि से कट गए हैं, लेकिन आपकी बात में यह पक्का सच है कि ज़्यादातर लोग अवधि बोले में संकोच करते हैं। तो आज यह मंच के माध्यम से हम आप लोगों से निवेदन करी थे, भाई अमरेंद्र जी बहुत काम कर रहे हैं अवधी भाषा में, इनके लिए एक पूरा अलग से सेशन होना चाहिए। अवधी भाषा के भाषाविद हैं, लिंग्विस्ट हैं, इतना विशद इनका काम है कि एक सेशन में समेटब आसान नहीं ना। वह हाल हमें पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह जी का है, लोकगीतन में इतना काम कीन है। शोभा जी, एक चीज़ बहुत बड़ा प्रश्न है, छूट गया है कि जो मानकीकरण होना चाहिए। जैसे अवधि अभी आप चर्चा कर रहे हैं, तो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, इलाहाबाद, कानपुर, इन सब में भी बोलने में जो उच्चारण भेद है, शब्दों में भी भेद आया है। तो एक मानकीकरण होना चाहिए। बहुत दिन से चर्चा चल रही है कि किस क्षेत्र की भाषा को मानक अवधि माना जाए। तो आप केंद्र देखिए, अवध का केंद्र अयोध्या है ना। तो अयोध्या की जो भाषा है उसको मूल भाषा के रूप में अवधि के स्वीकार किया जाए। ये मेरी कई विद्वानों से बात हुई, सबने स्वीकार किया। इलाहाबाद में एक अहियापुरी अवधि है, कहीं बैसवाड़ी अवधि है। तो ये सारे भेदों को भी एक जगह रेखांकित करने की ज़रूरत है। कौन सा गीत, कौन सा शब्द इस क्षेत्र में इस तरह बोला जाता है और यहाँ ये बोला जाता है, इस पर भी काम होना ज़रूरी है। इस पर शोध होना चाहिए और एक कोश, मानक कोश अवधि का बनना चाहिए, जो हम लोगों ने कोशिश की, बना भी है, लेकिन अभी छप नहीं पाया है। वर्धा में शुरू हुआ था जी। भाई इस पे काम कर रहे हैं, आप बताइए। बहुत अच्छी बात आप कहीं कि मानकीकरण अवधि के हुए के चाहिए। ठीक है, हुए के चाहिए, बिल्कुल। हिंदी के मानकीकरण भा है, लेकिन हिंदी का एक तरह के हिंदी, एक पंजाबी लिखत है, दूसर हिंदी हुआ है, एक बिहार में लिखा वाला दूसर हिंदी लिखा था, अंग्रेजी में ऐसे तमाम तरह के आप बेहतर जाते हैं। तो मानकीकरण जरूरत तो है, लेकिन लिखे वाले हमेशा मानकीकरण में दखलंदाजी करत लिखत थी, कुछ तोड़ फोड़ मचावत थी, कुछ करत थी। तो मानकीकरण होए के बाद भी अवधि का इतना छूट दीन जाए कि एक सीतापुर लिखे वाला ये न सोचे कि अब मानकीकरण होएगा है तो हम इतना बदलाव करके तो लिखे नहीं। मानकीकरण हो जरूरी है, खास करके भाषा सीखे वाले के लिए। मानकीकरण जब तक ना हुए नए लोग सीखना पाइए, उनके ताई व्याकरण के जरूरत हुआ थे। मानकीकरण के संबंध व्याकरण से, तो व्याकरण के ही जरिए भाषा सीखी जाते है, उतना तो जरूरत है। लेकिन जहाँ वो भाषा के सहजता का बांधे लागे, हुआ मानकीकरण में थोड़ा ढील दे देख चाहिए। भाषा अपनी राह बना लेती है, किसी बंधन में नहीं रहती। जी जी। आप कितना भी व्याकरण का बंधन दीजिए, वो अपनी राह बना लेती है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ये सोचने की ज़रूरत है कि कौन सी भाषा प्रवाह में ज़्यादा है,
उसको और जो है जी जी, जैसे आप कहें कि जो है अयोध्या का वो हाँ बिल्कुल हम ये बात से सहमत। आप स्वयं अयोध्या से आ रहे हो? नहीं वो वजह नहीं है कि हम वह इलाका कहन यही बात कही थन। वो राम के क्षेत्र के जौन पूरा राम साहित्य लिखा गया है वो वही भाषा के साथ जौन है अपन पूरा आधार मजबूत करता है। और राम का प्रबंध साहित्य जौन लिखा गया वो अवधि के बहुत बड़ी ताकत है और वह के साथ वो इलाकाई रूप जुड़ा है। यही लिए भाषा का व्याकरण के वो आधार बने के चाहिए। ये बात हमें दमदार लगा। बिल्कुल सही बात कहो कि जैसे राम जन जन से जुड़े हैं, अवधि भाषाओं का जन जन से जुड़े के चाहिए। तो बस अब हम लोग अपनी वाणी का विराम दे थे, काहे कि अगले प्रोग्राम के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और एक कामना करी थे कि प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से भाषा के जो विविध रंग साहित्य में आ रहे हैं वैसे अपने लोग अपनी भाषा से जुड़े हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद आप। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अवधी भाषा के महत्व को समझाने के लिए। और बहुत सही आपने कहा कि अवधी भाषा के इतने रंग हैं। और मैं चाहती हूँ मैडम वाजपेयी जी, मैं सुश्री कनक रेखा चौहान जी से विनती करूँगी कि वो हमारे अतिथियों का स्टॉल देकर उनका सम्मान करें। तालियां हो जाए भाई।